माननीय दर्शनलाल जी जैन, श्री सुनील बंसल जी, युद्धवीर सिंह जी, श्री अशोक जी गुप्ता, मेरे मित्र श्री सुधीर भार्गव जी, बड़े भाई कुलदीप जी अग्निहोत्री, मंचस्थ महानुभाव, उपस्थित विद्वज्जन, बंधुओं एवं मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय योद्धा स्मारक समिति द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न करने के इस प्रयास की सफलता की कामना करता हूं और उन्हें इस महान राष्ट्रीय यज्ञ का ब्रह्मा बनने पर बधाई देता हूं। राष्ट्र क्या है? कब बना राष्ट्र? ऋग्वेद तक में जिस शब्द का जिक्र है उसके लिए कहा जाने लगा कि 1920 में भारतीय राष्ट्र बना। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि किसी राष्ट्र का निर्माण वहां के पर्वतों, नदियों, जंगलों या जनसमुदाय मात्र से नहीं होता। उसका निर्माण होता है वहां के योद्धाओं के शौर्य से और वहां के वीरों के बलिदानों से। यही शौर्य और बलिदान सारभूत रूप में किसी राष्ट्र के इतिहास की आत्मा होते हैं। इतिहास का अध्ययन हमें इन्हीं योद्धाओं और बलिदानियों के सुकृत्यों से हमारा साक्षात्कार करवाता है। यही साक्षात्कार अपने राष्ट्र के प्रति हमारे भक्तिभाव को जागृत और पुष्ट करता है। इसीलिए अमर हुतात्माओं को संबोधित करके कहा गया है, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपना नाम अमर रखने को नाम तुम्हारा लेगा। किसी राष्ट्र की जो संचित स्मृतियां अपने गहन और सार रूप में इतिहास बन जाती हैं, उनका उस राष्ट्र के स्वाभिमान से गहरा संबंध होता है। और यह इसलिए होता है कि इसी स्वाभिमान को भुलाकर ही कोई पराई शक्ति, चाहे कोई विदेशी राष्ट्र हो, कोई साम्राज्य हो, कोई विचारधारा हो या कोई भी अन्य शक्ति हो, वो इस राष्ट्र को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ सकती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान का लोप बिना राष्ट्रीय स्मृति के लोप के नहीं हो सकता। ये दो चीजें, राष्ट्रीय स्वाभिमान का लोप तब तक नहीं होगा जब तक हमें अपनी नेशनल मेमोरी रहेगी, हमारी साझी स्मृतियां, जिसमें पृथ्वीराज भी हैं, जिसमें महाराणा प्रताप सिंह भी हैं, जिसमें शिवाजी भी हैं, जिसमें हूणजित यशोधर्मा भी हैं। मैं इस सूची से अलग हटके आपको एक छोटी सी सत्य लघु कथा से इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को अपने जीवन के अंतिम दिनों में अल्जाइमर्स नाम का एक रोग हो गया और उसके कारण स्मृति लोप हो गया। वे यह भी भूल गए कि सोवियत संघ के विखंडन जैसे महान ऐतिहासिक घटनाक्रम में उन्होंने स्वयं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसीलिए अमेरिकी लोग उनकी गिनती अपने महानतम राष्ट्रपतियों में करते थे। जब वे अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर जाते और अपना अत्यधिक सम्मान होता देखते तो भावुक होकर उनसे पूछते कि नैन्सी, ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? जब एक व्यक्ति की स्मृति लोप की एक व्यक्तिगत त्रासदी इतना गहन अनुभव छोड़ सकती है, तो यदि पूरे एक राष्ट्र की स्मृति का विलोप करा दिया जाए तो उसे दास्ता स्वीकार करने में क्या लज्जा बची रह जाएगी? उसे कितनी आसानी से गुलाम बनाया जा सकेगा? अतीत की विरासत को वर्तमान तक लाने वाली स्मृतियां ही अपने संचित रूप में राष्ट्र के स्वाभिमान और अंततः उसके अस्तित्व का आधार होती हैं। भारतीय राष्ट्र जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हमारे अतीत से जुड़े स्वाभिमान को खंडित करने का एक बहुत लंबा कुप्रयास चला है। समय के साथ यह कुप्रयास गहरा भी होता गया है, जटिल भी होता गया है और सफल भी होता गया है। यह कुप्रयास विकृत इतिहास लेखन के माध्यम से किया गया है। यहां मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इतिहास तत्व हमें वेद से ही मिलने लगता है, किंतु प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की मुख्य धारा कभी भी राज्याश्रित नहीं थी। वह तो ज्ञान की अन्य धाराओं की तरह हमारे ऋषियों की विरासत थी। तब जब सम्राट परीक्षित को भी इतिहास ज्ञान की आवश्यकता होती थी तो वे ऋषि सुखदेव जी के चरणों में बैठकर भागवत का सत्र सुनते थे। मध्यकाल में दरबारी इतिहास लेखन आरंभ हुआ, जो राज्याश्रित सुल्तानों और बादशाहों की चाटुकारिता में लिखा जाता था और इसमें भारत की स्वतंत्रता के सेनानियों को सबसे पहली बार खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
पिछले 800 वर्षों में यही विकृत इतिहास हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को खंडित करने के कुप्रयास का सबसे बड़ा और प्रभावी माध्यम बना। इसे जहां मुस्लिम दरबारी इतिहासकारों ने शुरू किया, वहीं अंग्रेजों ने भी इसको सीधा आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये हुई कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद भी इतिहास की उसी धारा को राजकीय प्रश्रय दिया गया और राजकीय प्रश्रय में आगे बढ़ाया गया, जो कि जिसका कि इस देश की मूल अस्तित्व और मूल चेतना से एकदम विलोम का संबंध है। आज मैं आपके लिए कुछ चयनित मानचित्रों की स्लाइड्स लाया हूं जो इस कुप्रयास का सत्य आपके सामने रखेंगी। सर्वप्रथम मैं आरंभ करना चाहूंगा विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारतीय सभ्यता से। ये जो मैप यहां आप देख रहे हैं, ये विश्व का मैप है। इसमें दो चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। एक तो भारत की भौगोलिक स्थिति। इससे मेरा अर्थ यह है कि इतिहास में ज्ञात विश्व के भारत लगभग मध्य में बैठता है और इस कारण पश्चिम के लोग पूरब से और पूरब के लोग पश्चिम से जो भी इंटरेक्शन करते थे उसमें भारत बीच में होने के कारण सदा लाभ में रहता था। इसी कारण व्यापारिक, इसी कारण सांस्कृतिक और अन्य जितनी भी जीवन की चीजें रहती हैं उसमें भारत को बहुत लाभ इसके अनुसार होता था। इसी कारण भारत, उसने प्लिनी ने भारत को स्वर्ण का गड्ढा कहा है कि एक ऐसा अतल गड्ढा है जिसमें भर दुनिया का सारा स्वर्ण इकट्ठा होता जाता है। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो कालक्रमानुसार प्राचीनता इसमें आपको दिखाई देगी। ये कालक्रमानुसार प्राचीनता हमें ये स्पष्ट दिखाती है कि भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृतियों में सबसे ज्येष्ठ और वरिष्ठ रही है। इसलिए स्वयं से पूर्व वयम, भोग से पूर्व त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह आदि भाव यहां पहले उत्पन्न हुए। सभ्यता यहां पहले उत्पन्न हुई। यहां प्रकृति ने मानव को श्रेष्ठ और प्रचुर नैसर्गिक संसाधन दिए। इसलिए भारत से बाहर आक्रमण करने जाने की इस सभ्यता के कारण भारतीयों को कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अधिकतर विश्व भर में यदि आप इतिहास में देखेंगे तो बाह्य आक्रमण उन जनजातियों और जातियों द्वारा किए गए जिनके प्राकृतिक संसाधनों की बराबर कमी बनी रहती थी, चाहे वो हूण थे, चाहे वो कुषाण थे, चाहे वो साइथियन थे, चाहे वो पार्थियन थे, चाहे सारी दुनिया में मंगोल थे। इन लोगों के जब अपने नैसर्गिक साधन समाप्त हो जाते थे तो ये सभ्य विश्व पर आक्रमण किया करते थे। भारत में क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भारत से कभी बाहर ऐसे असभ्य आक्रमणों की कोई इतिहास हमें नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति का विश्व प्रसार जिससे आज हम सभी परिचित हैं, आप पश्चिमी जगत में देखेंगे तो आपको दिखाई देगी माया सभ्यता। माया स्वयं में संस्कृत का शब्द है। आपको दिखाई देगी एज़टेक सभ्यता जो अष्टक से बनी है। इसी प्रकार और बहुत सारी इंका सभ्यता। एक जॉइंट पोइंडेक्स्टर नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए थे, वो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर थे, जैसे हमारे यहाँ सांसद होता है लोकसभा का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द अय्यर इंकाज। हमारे दक्षिण के जो अय्यर ब्राह्मण होते हैं उन लोगों ने किस प्रकार इंका सभ्यता को आरंभ किया, और ये पुस्तक उन्होंने 1930 में लिखी, जब भिक्षु चमनलाल ने उसके बाद अपनी पुस्तक हिंदू अमेरिका लिखी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति का जो विश्व प्रसार था यह एक शांत किंतु अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया थी। मेरा कहने का एक अर्थ यह भी है कि कभी भी आवश्यक नहीं है कि जब तक युद्ध नहीं होगा, जब तक हिंसा नहीं होगी, तब तक विश्व संस्कृति में प्रसार का कोई प्रभावी माध्यम नहीं बनेगा। शांत प्रक्रियाएं भी विश्व संस्कृति में भारतीय संस्कृति के प्रसार का एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में उपजी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हिमालय और समुद्र ने भारत को एक विशेष भौगोलिक स्थिति प्रदान की है जिसमें इतनी प्राकृतिक विविधताएं हैं जितनी विश्व के किसी अन्य इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ नहीं है। विश्व में ये विभिन्नताएं आपको अलग अलग स्थानों पर मिलेंगी, लेकिन इतने छोटे से स्पेस में इतनी सारी विविधताएं वो एक साथ कहीं नहीं मिलती हैं। इसका यहाँ के लोगों पर भी प्रभाव है, यहाँ की राजनीति पर भी प्रभाव है। यहाँ कई राजनीतिक इकाइयाँ एक ही सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा रही हैं।
रामायण काल इस राष्ट्रीय एकता के विभिन्न रूपों का दर्शन कराता है। इसमें हम देखेंगे कान्यकुब्ज भी दिखाई देगा, इसमें हम देखेंगे प्रतिष्ठान भी दिखाई देगा, अयोध्या है, दक्षिण में किष्किंधा है, दंडकारण्य है और श्री राम का श्रीलंका तक जाने का मार्ग भी इस मानचित्र में हमको दिखाया है। जिस कालखंड के विषय में दर्शनलाल जी कह रहे थे कि ये हमारी विजयों का काल है और जिसे वो 1000 वर्ष का कह रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो 1000 वर्ष का नहीं, वो सहस्रों वर्ष का कालखंड है। वास्तव में हमारी पराजयों का काल जो है वो थोड़ा सा है और पराजयों के काल में भी सभी पराजय हुई हैं, ऐसा नहीं है। इस पे मैं आपका ध्यान बाद में आकर्षित करना चाहूंगा। हम देखते हैं ये महाभारत कालीन भारत के विषय में है। विविध राजनीतिक इकाइयों के मध्य इसी सांस्कृतिक एकता को महाभारत काल में भी देखा जा सकता है। युद्ध से ठीक पहले संजय धृतराष्ट्र को भारत के 100 से अधिक महाजनपदों का वर्णन करके इसी का परिचय देते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, ये भगवान बुद्ध के समय तक 16 महाजनपदों का वर्णन हमको मिलता है और चक्रवर्ती व्यवस्था भी मजबूत होती दिखती है। इसी काल में ज्ञात इतिहास के प्रथम बाह्य आक्रमणों के विवरण मिलते हैं, जिसमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए भारतीय योद्धाओं के ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होते हैं। दांडायन और सिकंदर का संवाद भी हमको उसमें प्राप्त होता है और ये बौद्धिक संवाद किसी युद्ध से कम नहीं है यदि इसके महत्व को आंका जाए। यह पहला पूर्व और पश्चिम का महत्वपूर्ण संवाद प्रतीत होता है। इस चित्र में आपको मौर्यकालीन भारत दिखाई देता है। सिकंदर के आक्रमणों के बाद आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य यवन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी फल था और नंदों से मुक्ति प्राप्त करने का भी। इस मायने में चंद्रगुप्त ऐतिहासिक काल में प्रथम अखिल भारतीय सम्राट ही नहीं थे, वे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का भी गौरव रखते हैं। इसी प्रकार चाणक्य भी ऐतिहासिक काल के प्रथम राष्ट्र ऋषि कहे जा सकते हैं। ये 100 BC में 100 ईसा पूर्व में भारत के कुछ हिस्से, अगर आप बिल्कुल उत्तर पश्चिम भारत देखेंगे, सिंधु नदी के पार कुभा नदी का क्षेत्र, काबुल का क्षेत्र, ये बैक्ट्रिया, इंडो ग्रीक्स और पार्थियंस के कुछ कब्जे में आया है। सिंधु नदी के पार पुनः विदेशी आक्रांता प्रबल हुए, किंतु सिंधु के इस पार सेनानी पुष्यमित्र शुंग के वंशज तथा अन्य भारतीय शासकों का ही वर्चस्व बना रहा। हाँ, विदेशियों के भारतीयकरण की प्रक्रिया अवश्य चल रही थी। उत्तर पश्चिम में बैक्ट्रिया तक के वंश इंडो ग्रीक कहलाते हैं। यह बिना तलवार भारतीय सभ्यता का प्रसार था। ग्रीक राजा मिनांडर बुद्ध भक्त बन गया था। उसके आध्यात्मिक प्रश्न आज भी मिलिंद पहियों में संग्रहित हैं। इसमें मैंने इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स दिखाने की कोशिश की है। मध्य एशिया से आए यूहचीत कबीले भारतीय होकर कुषाण बन गए। पुरुषपुर, जिसे आज पेशावर कहा जाता है, उनकी राजधानी बना। मथुरा और गांधार शैली की कलाएं विकसित हुई। अभी गांधार के बामयान के बुद्ध का भाई साहब ने जिक्र किया था, उनका बिल्कुल सही कथन था। ये वहीं के लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था। ये जो इस पे पश्चिम का प्रभाव जरूर था। मथुरा शैली और गांधार शैली, प्राचीनतम भारतीय कला की आज यही 2 शैलियां हमको मिलती हैं। भगवान बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध ही पश्चिम में बुद्ध अर्थात मूर्ति कहलाने लगे। शकों में तो शैवमत भी काफी प्रचलित हुआ। 4वीं-5वीं शताब्दी आते आते तक भी जो स्वयं को विदेशी ही मानते रहे, उनके विरुद्ध गुप्त वंश के द्वितीय चंद्रगुप्त ने संघर्ष किया। हमें ध्रुव स्वामिनी की कथा मिलती है, जिसमें काचगुप्त या रामगुप्त कहे जाने वाले इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई ने अपनी पत्नी को हूण सरदार के हवाले कर दिया था और फिर चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी, 2 नाम उनके मिलते हैं, उनके रूप में गए और उस हूण सरदार का वध किया। भारत को स्वर्णिम काल भी गुप्त काल में ही मिला, इसे कोई भारतीय भुला नहीं सकता। इस काल में भारतीय योद्धाओं ने स्कंदगुप्त के नेतृत्व में हूणों को पराजित किया। हेलियोडोरस ने वैष्णव मत स्वीकार किया। उसका विदिशा में आज भी स्तंभ विदेशियों के भारतीयकरण की अमर गाथा बताता खड़ा है। आज भी आप अगर विदिशा जाएं तो हेलियोडोरस के स्तंभ को अवश्य देखें। यह संधिकाल है। पहली बार, जैसा हम पहले भी जिक्र इस बात का आया, इस काल में पहली बार भारत का भाग्य पलटा खाना शुरू हुआ। अब तक जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, उनमें कभी
कोई भारत के हृदय प्रदेश तक नहीं पहुंचा था, किंतु 622 में इस्लाम का जन्म होता है। उस समय सम्राट हर्षवर्धन का भारत में राज्य था। ये सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की सीमाएं आपको उत्तर में दिखाई देती हैं। यद्यपि भारत पर प्राचीन काल से ये आक्रमण होते चले आ रहे थे, फिर भी इन आक्रमणों का लंबे काल तक कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता था। अभी सिकंदर की भी बात आई। भारतीय साहित्य में तो सिकंदर के आक्रमण की भी स्मृति नहीं बची। यह तो पश्चिम की श्रेष्ठता का आविष्कार करने के लिए विंसेंट स्मिथ ने सिकंदर को महान बना डाला था। उनकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लगभग 1/3 हिस्सा सिकंदर के आक्रमण को समर्पित है, क्योंकि उनकी आवश्यकता थी कि वो पश्चिम की भारत पर जीत दिखाना चाहते थे। इसलिए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी, उनमें बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो केवल सिकंदर के ऊपर ही है। उन्होंने सिकंदर को सबसे पहले महान बताया था। प्रमाण और संकेत तो उसकी भारत के एक छोटे से कोने पर कथित विजय पर भी शंका का प्रश्न उठाते प्रतीत होते हैं। अन्य आक्रमणों का तो और भी कम महत्व रहा है। फिर आक्रमणकारी यहीं के होकर रह गए और उन्होंने भारत में स्वयं को ऐसा रचा बसा लिया कि आज साइथियन, पार्थियन, कुषाण, हूण जैसी विदेशज जातियों का भारतीय समाज में कहीं अता पता भी नहीं मिलता। किंतु आरंभिक मध्यकाल आते आते परिस्थितियां बदलने लगी। इस्लाम के जन्म के साथ अरब से निकली इस्लामी सेनाओं ने समस्त ज्ञात विश्व का एक बड़ा हिस्सा रौंदना आरंभ कर दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के कुछ एक ही दशकों के अंदर, 3 ही दशक के भीतर वास्तव में भारत की सीमा से यूरोप में स्पेन की सीमा तक अरबी वर्चस्व बन गया था। परंतु भारत में राज्य स्थापित करने में अभी इस्लामी लड़ाकों को 6 और शताब्दियां लगनी थीं। ये 6 शताब्दियों का कालखंड, जो राजपूत कालखंड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही महत्व का है। और इसी का इतिहास जो है वो इतिहास के विकृतीकरण में लगातार छिपाया जाता रहा है। भारत द्वेषी इतिहासकारों, चाहे वे दरबारी चाटुकार थे या अंग्रेज साम्राज्यवादी या स्वतंत्र भारत के वामपंथी, सबने भारतीय अस्मिता से द्वेष के कारण मध्यकाल के भारतीय योद्धाओं के पौरुष से किनारा कर लिया है। या तो उनके शौर्य और बलिदानों का वर्णन ही नहीं आया है, और अगर किसी ने किया भी है तो उसे तुच्छ बना डाला है, महत्वहीन बना दिया है। इन्होंने केवल उन युद्धों का महत्व बताया जिनमें भारतीय हारे थे। जिनमें वे जीते उन्हें या तो महत्वहीन कर दिया गया या उनका वर्णन छिपा लिया गया। इस प्रवृत्ति का सबसे रोचक उदाहरण यह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही भारत पर पहला अरब आक्रमण समुद्री मार्ग से हुआ था। समुद्री मार्ग से भड़ौच और थाने तथा स्थल मार्ग से खैबर और बोलन दर्रों से हुए। ये सभी आक्रमण असफल रहे। काबुल के हिंदू पठानों ने खैबर के मार्ग बंद कर दिए थे। कीकान के जाटों ने बोलन बंद कर दिया था। बिलोदूरी ने अपनी पुस्तक फतेह उल बुल्दन में इन घोर संघर्षों का चित्रण किया है। सन 659 में अल हरास खरीफ के समय भी अरब असफल रहे और इस युद्ध में तो उनके खलीफा भी मारे गए। ध्यान रहे, यह वही समय है जब सारे विश्व में अरब आक्रमण एक के बाद एक देश को रौंदते जा रहे थे। सन 662 में कीकान के युद्ध में पुनः उनकी पराजय हुई। सन 664 में खलीफा मौविया ने मुल्हब को भेजा, वह जीवित वापस न लौटा। फिर अब्दुल्ला को भेजा, उसे जाटों ने नरक रसीद कर दिया। मकरान की ओर से सीनान व रशीद को भेजा, वे भी भारत भूमि से जीवित वापस न जा सके। असफलताओं की यह धारा यही नहीं रुकती। मियाद के बेटे अब्बद ने सईस्तान की ओर से भारत पर आक्रमण का प्रयास किया, उसे भी अपनी करनी का उचित दंड भारतीय योद्धाओं के हाथ प्राप्त हुआ। उसके बाद भी अल मुंजर, मुजा आवकुल्ला मोहम्मद आदि भारत पर आक्रमण करने आए, पर कोई सफल नहीं हुआ। अरबों को पहली आंशिक सफलता सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण में मिली, जिसे भारत द्वेषी इतिहासकार बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। 8 दशकों में यह पहली सफलता थी। मैंने 80 साल से वो लगातार प्रयास कर रहे थे। पहली बार छोटा सा कोना जीता, जो उनके हाथ में केवल 15 वर्ष भी नहीं रहा, लेकिन पूरे इतिहास में केवल उसी को एक भारत पर आक्रमण बता के बाकी सब आक्रमणों का इतिहास छिपा लेना, यह उनका एक तरीका है जिससे वो भारत विद्वेष अपना स्पष्ट करते हैं। इसका प्रभाव 725 तक समाप्त हो चुका था। यद्यपि भारत पर पहले अरबों, फिर तुर्कों, अफगानों और अंत में मुगलों के आक्रमण हुए, किंतु भारत पर पहला मुस्लिम राज्य 13वीं शताब्दी में ही जाकर बन पाया, जब गुलामों ने सबसे पहली बार गुलाम वंश की स्थापना की।
इन 6 शताब्दियों ने राजपूतों और जाट वीरों का वह शौर्य और बलिदान देखा जिस पर कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है। नेक्स्ट, ये 10वीं शताब्दी के आरंभ का भारत आपको यहां इस चित्र में दिखता है। ध्यान दीजिए, इसमें भी भारत की सीमाएं वही हैं जो हमने पिछली यानी 625 एडी के मैप में देखी थी। जरा एक बार पिछली स्लाइड ला सकते हैं क्या? हाँ, बर्थ ऑफ इस्लाम। देखिए, अभी भी इस्लामी सेनाएं, अभी भी अरब की सीमाएं, अरब की सीमाएं अभी भी वही हैं। और इसके 150 साल, 625 से फिर 900 एडी में जाके 250 साल बाद भी हम फिर देखते हैं इस 250 साल में 1 इंच वो भारत की तरफ नहीं बढ़ पाए। अगली स्लाइड लगाइए, 900 एडी वाली। हाँ, द एज ऑफ राजपूत्स। अभी भी अरबी सीमाएं, अरब एम्पायर वही है जहां वो 625 में थी। 3 राज्यों का कंसोलिडेशन भारत में हो चुका है। उत्तर में प्रतिहार हैं जो राजा भोज जिस वंश के थे, पूर्व में पाल हैं, दक्षिण में दक्कन में राष्ट्रकूट हैं, दक्षिण में चोल हैं, उत्तर में हिंदूशाही हैं। भोज प्रतिहार का काल गुप्त काल के बाद दूसरा स्वर्ण युग कहलाता है। इसी कालखंड में उन राजपूत वंशों की नींव पड़ी जिन्होंने न केवल पूरा मध्यकालीन स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, अपितु 1947 में सरदार पटेल के मार्गदर्शन व नेतृत्व में भारत गणराज्य में शांतिपूर्वक अपना विलय कर दिया। एक चीज और इसमें यहां स्पष्ट समझने की है, इन तीनों राज्यों में जो आपसी संघर्ष होते थे उसी को आज इतिहास में भारत का इतिहास करके बताया जाता है। वे उत्तर पश्चिम से अरबों के जो आक्रमण हो रहे थे उनका पूरा इतिहास छिपा लेते हैं। मैं जब एनसीईआरटी में था तो प्रोफेसर सतीश चंद्र नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार, मूर्धन्य इतिहासकार इस देश के जाने माने हैं, पहले यूजीसी के वाइस चेयरमैन भी रहे थे। उन्होंने जो इतिहास की पुस्तक लिखी है उसमें मात्र 35 पेज में 600 वर्ष का कालखंड का इतिहास निपटा दिया है। क्यों? क्योंकि वो राजपूतों का काल है। उसके बाद 222 पेज उन्होंने केवल सुल्तानों और मुगलों की प्रशस्ति से भर दिए हैं। जब एनडीए का शासन था तो पहले जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स थे वो उन पुस्तकों से निकाले गए, बाद में वो पुस्तकें हटा दी गई। फिर जब बाद में यूपीए की सरकार आई तो सरकार ने दोबारा उन पुस्तकों को वापस लागू किया। उस समय हमारे दीनानाथ बत्रा जी के नेतृत्व में हम लोग कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका अभी जिक्र किया गया, वो मुकदमा हम जीते और वे सभी पुस्तकें आज कोर्ट से हटाई जा चुकी हैं। अरब साम्राज्य भारत की सीमा तक ही सीमित रहा। यहां अब हम 11वीं शताब्दी के मध्य में पहुंच गए। 1050 के माने सोमनाथ पे आक्रमण हो चुका है। वो महमूद अपने 17 आक्रमण करके वापस जा चुका है। उसके बाद भी अगर कहीं अंतर थोड़ा सा आया है तो पंजाब गजनवियों के हाथ आया, पंजाब का कुछ हिस्सा गजनवियों के हाथ आया है। अरब सीमाएं अभी भी वही हैं। ध्यान देने की बात यह है कि 625 से 1050 तक 425 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी अरबी सेनाएं भारत भूमि पर कभी कदम नहीं रख पाई हैं, प्रॉपर जो भारत का हिस्सा है। उत्तर में देखने पे चौहान, गाहड़वाल, परमार, तोमर, सोलंकी, प्रतिहार, इन सब के राज्य मिलते हैं। दक्कन में चालुक्य हैं, दक्षिण में चोल हैं, पूर्व में सेन हैं, राजपूत किंगडम्स जो हैं गुजरात में भी हैं। और इनका बराबर उत्तर पश्चिम में आने वाले अरबों से जो संघर्ष चलता रहा है उसको बराबर इतिहास की पुस्तकें बाकायदा छिपाती चली आ रही हैं। अरब साम्राज्य भारत की सीमा तक ही सीमित रहा और कोई भी इस्लामी सत्ता भारत में 13वीं शती से पूर्व नहीं जम पाई। पंजाब के कुछ हिस्सों तक गजनवी जरूर आ गए थे, किंतु महमूद के आक्रमणों का चरित्र आज के आतंकवादियों के आक्रमणों जैसा था। वो आता था, हिट एंड रन करके वापस चला जाता था। जब तक सेनाएं, हमारी सेना कभी तैयार भी होती थी, और बाद के इतिहासकारों ने उसकी बहुत सारी ऐसी पराजयों को भी विजय के रूप में दर्ज कर दिया है जहां वो कोई विजय प्राप्ति उसने नहीं करी है। मैं उतने लंबे मैं नहीं जा सकता, लेकिन इतना ये स्पष्ट है कि विदेशी आक्रांता किसी युद्ध नैतिकता को नहीं मानते थे। खासतौर से महमूद तो नहीं मानता था। कुओं में जहर डालना, खड़ी फसलों को आग लगाना, ये सब उनके कृत्य थे। दूसरी ओर राजपूत युद्ध प्रणाली अपनी नैतिकता से बंधी थी। फिर भी महमूद के भांजे सालार मसूद
कि सेना को गंगा की घाटी में बहराइच की लड़ाई में छठी का दूध याद दिला दिया गया। अभी जिन राजा सुहेलदेव की बात हो रही थी, ये उन्हीं राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजाओं ने एक कॉन्फेडरेसी जैसी बनाई, महासंघ जैसा बनाया, और महमूद का भांजा सालार मसूद, जो गाजी सालार मसूद कहलाता है, वो अपने साथ ईरान से बड़ी भारी फौज लेके आया और वो अयोध्या के साथ वो करना चाहता था जो उसका मामा गुजरात में सोमनाथ के साथ जो उसने किया। महमूद गजनी ने जो कुछ सोमनाथ के साथ किया था, सालार मसूद वही अयोध्या के साथ करना चाहता था। इसलिए उसने जो है एक बड़ी सेना फारस से इकट्ठी की और उसने भारत पर आक्रमण किया। अयोध्या से पहले बहराइच में लड़ाई हुई, 7 दिन तक वो युद्ध चला, और उस 7 दिन के युद्ध का ये असर हुआ, अंत ये हुआ उस युद्ध का कि अंत में केवल 3 मुस्लिम सैनिकों को जिंदा छोड़ा गया। इट वॉज ए टोटल मेहम, एक एक को खत्म कर दिया। और ये उन्हीं राजा सुहेलदेव की कृपा है जिनका आज इतिहास में कोई नाम नहीं जानता है। ये सुहेलदेव पासी वंश के थे, जो आज पासवान कहलाते हैं, और उन्होंने इतनी वीरता दिखाई जो लोग आज समाज के नाम पे, सामाजिक समरसता और इसके नाम पे, सामाजिक विद्वेष के नाम पे पूरे हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको समझना चाहिए इस चीज से। वो कोई क्षत्रिय राजपूत वंशी नहीं थे, लेकिन उनके साथ लड़ने वाले, उनका नेतृत्व स्वीकार करके लड़ने वाले अन्यान्य राजपूत राजा भी थे, और उस कॉन्फेडरेसी को इतनी बड़ी सफलता मिली कि उन्होंने केवल 3 मुस्लिम सैनिकों को अंत में जीवित छोड़ा, और वो इसलिए छोड़ा कि भाई जाके ईरान में बता तो दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फारसी के एक इतिहासकार ने इस युद्ध के विषय में लिखा है कि जब यह खबर फारस पहुंची तो ऐसा कोई घर नहीं था जिसका चिराग न बुझा हो, और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें चिराग जला हो। इस युद्ध का एक बहुत मजेदार असर यह हुआ कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक किसी ने भारत पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं की। ये जो बार बार अब पानीपत के युद्धों की बात कही जाती है, या उन युद्धों को श्रृंखलाबद्ध कर दिया गया है जिनमें भारतीयों की हार हुई, उसी प्रकार वे युद्ध भी श्रृंखलाबद्ध किए जा सकते हैं जिनमें भारतीयों की जीत हुई। लेकिन उस इतिहास के शोध की आज आवश्यकता है। मैं उस विषय पर बाद में आता हूं, लेकिन 7 पीढ़ियों तक 7 दिवस के युद्ध ने हमको बचाया। 13वीं शताब्दी में पहली बार जब गुलाम वंश के शासकों ने ये इस्लामी सत्ता भारत में पहली बार स्थापित की, ये तब का मानचित्र है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी भी बहुत बार ये होता है कि 1207 में या 1210 में या 1192 के युद्ध के बाद, तरावड़ी की दूसरी लड़ाई के बाद, पृथ्वीराज के बलिदान के बाद यह मान लिया जाता है कि इस्लामी शासन शुरू हो गया। यह मानचित्र में विशेष तौर पे यही स्पष्ट करने के लिए लाया हूं कि ऐसा नहीं था कि सारे भारत में उस एक तारीख को आपने स्विच दबा दिया, लाइट जल गई, सारे देश में इस्लामी शासन हो गया। ऐसा कभी भी नहीं रहा। इन मानचित्रों के अध्ययन से मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत के किसी कोने में, कभी बड़े में कभी छोटे में, इस्लामी शासन हुआ, विदेशी शासन हुआ, लेकिन इस देश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हमेशा जारी रहा। एक दिन भी इन पिछले 800 वर्षों का, 1192 से 1992 के 6 दिसंबर तक, उत्तर में राजपूतों का संघर्ष अभी जारी था और दक्षिण में स्वामी विद्यारण्य ने एक नया मार्ग दिखाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई। 250 वर्षों तक विजयनगर ने विदेशी आक्रांताओं को भारतीय संस्कृति के महासरोवर अर्थात धुर दक्षिण की ओर आने नहीं दिया। साथ ही विज्ञान, कला, तकनीक, कृषि और व्यापार में दक्षिण को उसके स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। जिस विशाल विजयनगर को उन्होंने सुनारों जैसी बारीक नक्काशी से सजाया था, 1565 में तालीकोट के युद्ध के बाद आक्रांताओं को 6 महीने तो उसे केवल जलाने में लगे। हम्पी के खंडहर आज अगर आप जाएं तो आज भी उस वैभव की याद दिलाते हैं। तुर्कों और अफगानों के बाद भारत के एक बड़े हिस्से पर मुगलों का शासन आया।
किंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कभी राणा प्रताप तो कभी शिवाजी के रूप में अक्षुण्ण धारा की तरह जारी रहा। उसके विषय में यहाँ पहले काफी बात हो चुकी है, मैं संक्षेप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। 18वीं शताब्दी के आरंभ में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का तेजी से पतन हुआ। कल तक के स्वतंत्रता सेनानी अब या तो स्वयं शासक बन गए या महादजी सिंधिया की तरह किंग मेकर की भूमिका अदा करने लगे। मराठों ने अटक से कटक तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके आधुनिक भारत की नींव डाली, किंतु अभी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में जानी थी और एक और स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाना शेष था। 1857 में, ये 1860 का चित्र है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संघर्ष को, जिसे कई बार गलती से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह देते हैं, सावरकर जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था, उन्होंने केवल स्वतंत्रता संग्राम कहा था, उनकी पुस्तक में भी प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं है। वस्तुतः ये अंग्रेजों के विरुद्ध भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, किंतु महाप्रयास अवश्य था। आधुनिक भारत का मानचित्र गढ़ने में इस महाविप्लव का बहुत योगदान था। इसकी विफलता ने एक नवीन प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारतीय राष्ट्रवाद की नवीनतम अभिव्यक्ति स्वदेशी के रूप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। उसने ही नवीन स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र भी तय कर दिया। किंतु योद्धाओं का शौर्य और शहीदों का बलिदान आज भी राष्ट्र निर्माण के उतने ही आधारभूत कारक हैं जितने वे इतिहास में कभी भी रहे हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब स्वतंत्रता मिली तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारण भारत का विभाजन भी हो गया। भारतद्वेषी शक्तियां अब भी भारत पर वैसे ही आक्रमण कर रही हैं जैसे पूरे इतिहास में करती रही हैं। इसका एक ही संभव प्रतिकार है और वह है अपने योद्धाओं के शौर्य और शहीदों के बलिदानों को सदा स्मरण करते हुए उग्र राष्ट्रवाद और देशभक्ति को पुष्ट करना। परम वैभव तक जाने का यही एकमात्र मार्ग है। धन्यवाद।